ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ডাইরেক্টর রাহুল বি সেটস একটি সুন্দর শর্ট ফিল্ম তৈরি করেছেন, যার নাম হচ্ছে দিশা। সমাজের বুকে এই ফিল্ম একটা আলোড়ন তুলবে। আমরা এই সাক্ষাৎকার তার নিলাম। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায়, মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে, আরবান টাইমসে। কেমন লাগছে? अच्छा Ready? नमस्कार, मैं हूं राहुल बी सेठ, बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट, वॉइस एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। और मुझे कोलकाता आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोलकाता इज़ द लैंड ऑफ क्रिएटिविटी। कोलकाता ही जन्मदाता है एक तरह से। जितना भी साहित्य, जितना भी संगीत, जितना भी हुनर है, यहाँ से जितना भी हुनर निकला है, कोलकाता एक तरह से कर्मभूमि है और क्रिएटिव आर्ट्स की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड आई होप टू एंजॉय माई सेल्फ। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। কলকাতায় আসলেই কোথায় কোথায় যাওয়া হয় আর কি কি খাওয়া হয়? वैसे तो मैं इसके पहले भी एक दो बार आ चुका हूँ कोलकाता, और अभी तो मैं आए हुए मुझे बस एक ही दिन हुआ है, तो अभी ज़्यादा तो कुछ घुमा नहीं हूँ। क्योंकि खास तौर से मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज एक जो शॉर्ट फिल्म मैंने रिसेंटली डायरेक्ट की है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी, दिशा जिसका नाम है, तो उसको यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आमदेर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, उस फिल्म को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया एज अ ऑफिशियल सिलेक्शन। तो उस इवेंट में मैं शरीक होने आया हूँ। तो अभी तक तो मैं नेताजी भवन गया था आज सुबह, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के घर पे जाके जो जो म्यूजियम बना है वहाँ पे वो देखा, और मैं देखते ही इतना मंत्रमुग्ध हो गया, एंड आई वाज ट्रांसपोर्टेड टू दैट एरा एक तरह से, और बहुत मज़ा आया। और अभी आज का ये शाम का इवेंट होने के बाद कल देखो, शायद फिर देखेंगे कौन कौन सी जगह और जा सकते हैं। দেখতে দেখতে ক্যারিয়ারে এত বছর হয়ে গেল, এই জার্নিটা কিরকম ছিল, কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? একধারে এত কিছু করা একসঙ্গে, আবার ডিরেক্টর হিসেবেও শুরু করা জার্নি। सी ये सवाल मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है करना, लेकिन क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए कंप्लीट आर्टिस्ट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों ने ये रूबिक्स क्यूब देखा होगा, जो अलग अलग कलर्स के क्यूब होता है, जिसमें अलग कलर बनाना पड़ता है। उसमें अगर एक भी कलर का क्यूब निकल गया तो वो पूरा क्यूब खराब हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। इसी तरह मैं अपने आप को एक रूबिक्स क्यूब की तरह मानता हूँ, जिसमें हर कला का, हर प्रतिभा का एक रंग है, और उन सभी रंगों के मिश्रण से एक पूरी पर्सनालिटी, एक पूरी छवि बनती है, जिसका नाम है राहुल सेठ, जो मैं हूँ। तो चाहे वो संगीत हो, चाहे वो गायन हो, लेखन हो, चाहे वो वॉइस एक्टिंग हो, डबिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, ये सब चीज़ें एक दूसरे पर ही निर्भर करती हैं। देयर आर ऑल साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो और आई फील एवरी आर्टिस्ट, एवरी क्रिएटिव आर्टिस्ट शुड नो, ये हर क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी एक परिपूर्ण, एक कंप्लीट आर्टिस्ट आप बन सकते हो। টলিউডে যদি কোনো কাজের সুযোগ হয় তাহলে ইচ্ছে আছে কাজ করার বাংলাতে? Yes, why not? मैंने इनफैक्ट काफ़ी कोलैबोरेशंस किए हैं। I've done a lot of work with Bapida, and I've also sung, initially मैंने कुछ बंगाली सॉन्ग्स भी गाए हैं, and I've done music work in many international languages. I've sung in more than 26 languages, Indian and international मिला के। और उसमें अफ्रीकन है, रोमेनियन है, जर्मन है, स्पेनिश है, और हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, इवन बंगाली, उड़िया ऑल्सो I've sung। तो languages is, whereas music is concerned, music has no language, as you know। So I've done work in all the languages, and I'm very keen and very open to also work on Bengali projects, and I'm sure it will be done as good as my other work। আপনি যেহেতু ডাবিং আর্টিস্ট, সেহেতু কলকাতার দর্শকরা ডায়লগ তো একটা শুনতে চায়, যদি কোনো ডায়লগ দর্শকদের জন্য হয়। Okay, एज अ वॉइस एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, मैंने काफ़ी हॉलीवुड के एक्टर्स के लिए वॉइसिंग की है, जैसे एक्टर्स लाइक विल स्मिथ, एरन एकहार्ट, कॉलिन फेरल, और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी F1 ब्रैड पिट की, उसमें आई डिड द वॉइस फॉर ब्रिटिश एक्टर,
जिन्होंने पीटर मैनिंग का कैरेक्टर किया था। फिर एक और मूवी थी बैटमैन, जिसमें द मेन विलन वाज प्लेड बाय कॉलिन फैरल। हिज कैरेक्टर इन द फिल्म वाज पेंगुइन। तो और हर किरदार, हर अलग अलग एक्टर के हिसाब से वॉइस चेंज करनी पड़ती है एज पर देयर परफॉर्मेंस। तो जैसे बैटमैन में जो कैरेक्टर था पेंगुइन का, वो काफ़ी उम्र वाला थे, मतलब ऑलमोस्ट 65-70 ईयर्स, एंड ही वाज वेरी सिनिस्टर, वेरी क्रेजी काइंड ऑफ। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन अलग थी, तो इस तरह से था वो कि संभाल के मेरी जान, जंगली बिल्ली, मुझे पता था तुम वही हो। तो इस तरह का raspy, very different kind of a voice, but a very negative character. Similarly, Christopher Nolan की Dark Knight movie आई थी, which was an Oscar-winning film. उसमें actor Aaron Eckhart played the character of Harvey Dent, Harvey Two-Face. तो उनका कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आधी फिल्म में वो पॉजिटिव होते हैं और आधी में नेगेटिव हो जाते हैं, तो जब उनका कैरेक्टर चेंज होता है तो उनकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह के काफ़ी मॉड्यूलेशंस, कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस के साथ, दैट इज द होल आर्ट ऑफ बीइंग द वॉइस आर्टिस्ट। যখন ডাবিং করা হয় কখনো ইচ্ছে হয়নি ক্যামেরার সামনে অভিনয় করার? एक्चुअली मैंने किया है, आई वर्क, आई डन बहुत इनिशियल स्टेजेस में, आई डन एंकरिंग आल्सो, टीवी एंकरिंग, आई अपीयर्ड इन शोज। मैंने बहुत पहले वी आर चोपड़ा साहब का एक सीरियल आता था डीडी पे कानून, उसमें आई एक्टेड इन अ कपल ऑफ एपिसोड्स आल्सो, बिकॉज आई हैव बीन इनटू थिएटर आल्सो, सो एक्टिंग आल्सो हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप। और सेकेंडली, जब आप वॉइस डबिंग करते हो तो डबिंग इज नथिंग बट एक्टिंग बिहाइंड द माइक्रोफोन। एक अच्छे एक्टर होने के नाते ही आप एक अच्छी डबिंग कर सकते हो, क्योंकि उस एक्टर, पर्दे पे जो एक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस को निभाना ये बहुत ज़रूरी होता है। सो यस, तो व्हेन आई एम डायरेक्टिंग आल्सो पीपल और एक्टर्स, तो डेफिनेटली यू नीड टू नो सर्टेन एस्पेक्ट्स अबाउट एक्टिंग, जिससे कि आप बाकी एक्टर्स से काम निकलवा सको, चाहे वॉइस आर्टिस्ट हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे सिंगर्स हो। सिंगिंग अगेन इज एक्टिंग बिहाइंड द माइक्रोफोन। जब तक आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड का एक्सप्रेशन नहीं समझेंगे, आप उस गाने में उस तरह का एक्सप्रेशन डाल नहीं पाएंगे। सो एक्टिंग, आई एम श्योर, इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू। শিল্পীর মন তো কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না, মনে হয় আরো একটু বেশি কিছু অন্যরকম কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে পারলে ভালো হতো। আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে আর? एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि जब इतने सालों से, जब आप इतना सब कर रहे हो और इतना पैशन से जुड़े हुए हो, तो कई बार अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस लार्जर देन लाइफ लगती हैं, यू नो। ऐसा लगता है यार ये और बेटर हो सकता था, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू, यू नो। बट येस, एक्सपेक्टेशंस आई फील शुड ऑलवेज ऑल्सो बॉर्डर अराउंड रियलिटी, रियलिज्म, क्योंकि कुछ भी हम जो काम करते हैं उसको करने के दौरान जो 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 रियलिज्म है, जो फैक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको सब हम मद्देनजर रखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि मेरी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कर रहा हूँ काम, आई हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स आल्सो, एक्टर्स आल्सो। मैंने एक इंडो ऑस्ट्रेलियन फिल्म की थी जिसमें आई वर्क विद एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर, ट्रैविस जेफरी, वेरी वेरी पॉपुलर एक्टर। और आई वर्क विद आर्टिस्ट लाइक एकॉन, अपाचे इंडियन, और काफ़ी। और अभी रिसेंटली लंदन में, यूके में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मुझे भारत गौरव सम्मान भी दिया गया था। सो या, सो लाइक यू सेड, expectations are always there to do better and better, and but yes, I think it's the most interesting is the journey. Once we are on the journey and we enjoy everything that we do, then automatically आपके हर expectations पूरे हो जाते हैं। নতুন যারা কাজ করছে তাদের কাছে এখন অনেক অপশন খুলে গেছে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, একটা নিজেকে নিজে প্রতিষ্ঠা করার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারছে তারা, কিন্তু আপনাদের সময় তো ওইগুলো ছিল না। কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ওই টাইমটা? हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गए जब मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो तब तो सोशल मीडिया और ये डिजिटल इंटरफेस और डिजिटल चैनल ये सब नहीं थे। तब एक्चुअली क्या था, एवरीथिंग वाज मोर, यू कैन से, क्या बोले उसको, मोर, इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन नहीं था, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो। आपके एज ए सिंगर ऑल्सो, आपको माइक पे जब आप जाते थे तो आपको एक्चुअली अपनी, तब ये सब ट्यूनर, ऑटो ट्यूनर और ये सब दुनिया भर की चीज़ें नहीं थी। अगर आप नहीं गा सकते तो नहीं गा सकते, मैनुअल सिस्टम, एवरीथिंग वाज मैनुअल। तो आपको, यू हैड टू बी मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट
नहीं तो वो आपकी चोरी पकड़ी जाती थी. देयर वाज नो वे यू कुड, जैसे अभी आज फोटोज में फिल्टर लगा लेते हैं, तो पहले वो सब नहीं था. तो जो अभी जो शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट आ गया है, ये जो एक एक मिनट की रील्स वगैरह होंगे, उसमें क्या हो गया है, आई फील अभी के जनरेशन में और अभी की क्रिएटिविटी में इम्पेशंस बहुत आ गई. पीपल आर नॉट पेशेंट. लोगों को आज 1 मिनट की रील देखने उससे ज़्यादा भी टाइम नहीं. वो एक 3 मिनट का गाना भी नहीं देखना चाहते, बिकॉज इम्पेशेंट है. अरे फटाफट 1 मिनट में चीज़ें होनी चाहिए. तो उसमें क्या क्वालिटी सफर्स, बिकॉज अच्छी चीज़ देखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है. वही अच्छा काम करने के लिए भी आपको उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में इतना ही टाइम देना पड़ता है. ये नहीं कि आपने 1 मिनट की फटाफट कुछ भी रील बना दी और आपको लगता है कि मेरे व्यूज़ हो जाएंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगा. तो वो एक चीज़ है जिसने लोगों को थोड़ा सा परफेक्शन से दूर रखा है. दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट. तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है. सो এখন যে ডিরেক্টর বা প্রডিউসাররা কাজ করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফোকাস রাখা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়, ফ্যান ফলোয়ার কত, সাবস্ক্রাইবার কত, রিলস, এইগুলো দেখে লোকে কাজ পাচ্ছে, কিন্তু ভালো ট্যালেন্ট হারিয়ে যাচ্ছে. তো সেই ক্ষেত্রে কি কাজের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? যারা কাজের দিকেই বেশি ফোকাস করে এই দিকের ফোকাস অতটা করে না? असुविधा होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये स्पेशली जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है. और अक्सर मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है. कितनी बार मैंने किसी एक सिंगर को रेकमेंड किया है किसी रिकॉर्डिंग के लिए, तो प्रोडक्शन हाउस ने बोला अरे यार ये सिंगर के तो फॉलोअर्स नहीं है, तो हम आपको दूसरा सिंगर देते हैं जिसके फॉलोअर्स हैं. और वो सिंगर को माइक पे खड़ा किया तो वो सिंगर गा ही नहीं पाए. तो ये वाली बात है. तो ये जो एक बहुत फेक जस्टिफिकेशन ऑफ पॉपुलैरिटी हो गई है, जिसके वजह से लोग बोलते हैं अरे आपके चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, जितने फॉलोअर्स होंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे होंगे. नहीं, वो गलत बात है. मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ कितने जो कमाल के आर्टिस्ट हैं, दे नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. उनके मुश्किल से 2000 फॉलोअर्स हो गए, बट व्हेन दे डू देयर वर्क दे आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द बेस्ट. तो ये एक चीज़ है, लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा. बिकॉज काम को काम की तरह देखें, आर्टिस्ट की प्रतिभा को उसकी प्रतिभा के हिसाब से आप उसकी तुलना करें. ये नहीं कि और ये फॉलोअर सब्सक्राइबर आप सब जानते हैं ये तो खरीदे जाते हैं, वो भी जेन्युइन नहीं है. ये भी नहीं कि चलो आदमी अपने टैलेंट के दम पे फॉलोअर्स ले लिए तो बड़ी बात है. कोई बड़ी बात नहीं. आप जितने पैसे दोगे उतने आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एंड आई होप इट चेंजेस, बिकॉज दिस इज चेंजिंग द होल डायनामिक ऑफ द इंडस्ट्री. जिससे जो अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑडियंस इज बीइंग एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ मीडियोक्रिटी. वो उस लेवल के अच्छे आर्टिस्ट को सुन नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दिस. तो ये बदलना चाहिए. এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিনেতারা স্টেজ শোতে গিয়ে গান গাইছে এবং খুব বেসুরো গান গাইছে এবং সেটা নিয়ে ট্রোল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়. তো এই ক্ষেত্রে সেই অরিজিনাল যে গানটা, সেই শিল্পীর অবমাননা তো হচ্ছে কিছুটা হলেও. পুরো গানটাকে পুরো চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বেসুরো গাইছে. जब शोज होते हैं तो लाइव जो ऑडियो मिक्सिंग होती है, अब तो लाइव ऑटो ट्यूनर होता है. तो जब आप स्टेज पे भी बेसुरा गा रहे हो तो जब वो आवाज आपकी बाहर आती है तो ऑलरेडी उसको थोड़ा ठीक ठाक करके ही वो आती है. तो इवन एक्टर्स कैन सिंग, एनीबडी कैन सिंग, एनीबडी इज अ सिंगर. तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो पहले एक मापदंड था, एक देयर वाज अ सर्टेन बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस, वो बेंचमार्क अब नहीं रहा. क्योंकि थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक थिंग्स ऑल राइट, तो उससे बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो फ्लॉज हैं वो छुपाए जा सकते हैं. लेकिन असलियत तभी आती है जब आप सडनली लाइव कुछ कर रहे हो और आपके पास कोई ऑटो ट्यूनर नहीं है. तो हाल ही में केसेस भी हुए हैं 1-2 सिंगर्स वगैरह के जो लाइव नहीं गा पाए और पब्लिक ने उनको बहुत वो बू किया. तो वो आज नहीं तो कल असलियत सामने आती ही है, आप कितना भी उसको छुपा लीजिए. तो वो है, यू कैन डू मच अबाउट इट. নতুন শর্ট ফিল্ম নিয়ে কলকাতার দর্শকদের জন্য কি বার্তা থাকবে? ये जो शॉर्ट फिल्म जिस फेस्टिवल के लिए मैं आया हूँ उसके लिए मैंने बीच में 2 शॉर्ट फिल्म्स की थी. एक का नाम है दिशा, विच इज़ अ शॉर्ट फिल्म अबाउट ड्रग अब्यूज अमंग्स टीनेजर्स, और दूसरी है यू टर्न, विच इज़ अ शॉर्ट फिल्म स्प्रेडिंग द मैसेज अबाउट चाइल्ड ओबेसिटी. ये दोनों ही बहुत ही एक ज़रूरी और एक अहम मुद्दे को जो है सामने रखते हैं लोगों के. लेकिन इन शॉर्ट फिल्म्स को एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बाकायदा एक एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म के हिसाब से बनाया है विद गुड एक्टर्स लाइक किरण कुमार एंड ऑल, ताकि मैसेज लोगों तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से पहुंचे, है ना. और इस फिल्म को कमीशन किया है IAP,
इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, और उनके लिए ही मैंने ये फिल्म की है, जिसे प्रोड्यूस किया है ब्लैक कॉफ़ी एंड स्मोक प्रोडक्शन हाउस ने, और इसके स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन एंड म्यूजिक इज डन बाय मी। सो इट इज़ ऑलरेडी वन ऑफ फ्यू अवार्ड्स, और आज ये कोलकाता में जो आमदेर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है उसमें इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है एज द ऑफिशियल सिलेक्शन, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका बचपन में एजुकेशन लिखाई पढ़ाई कहाँ पर हुआ था? आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ। वैसे तो लखनऊ में मेरी पैदाइश वहीं की है, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में अभी माइग्रेटेड टू अफ्रीका, ज़ाम्बिया। तो वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल स्कूल लुसाका में भी यूएसए में, तो वहाँ पढ़ाई की है। तो शुरुआती तालीम मेरी ज़ाम्बिया अफ्रीका में हुई, और वहीं पे मैं आई वॉज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक, लॉट ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। तो वो जो लोकल ट्राइबल्स वगैरह के साथ मैं अफ्रीकन ड्रम्स वगैरह बजाता था। तो वहीं से एक तो म्यूजिक की तरफ मेरा एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन भी हुआ, एंड आई वाज एक्सपोज टू लॉट ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। आगे जाके जब मैं वापस यहाँ आया एंड आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक प्रोफेशनली, तो मैंने काफ़ी फ्यूजन और वर्ल्ड म्यूजिक बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जब यहाँ था भी नहीं। तो इसलिए आई वॉज वेरी यूनिक व्हेन आई केम हियर। मैं एफ्रो वोकल्स करता था, आई यूज्ड टू डू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एफ्रो स्टाइल रैपिंग, जो कोई करता नहीं था यहाँ पे। तो आई स्टार्टेड डूइंग, तो फिल्म्स में भी कई फिल्मों में मुझे एज एन एफ्रो रैपर वगैरह मैंने शुरुआत की। फिर आई स्टार्टेड डूइंग एड कमर्शियल्स वगैरह। फ्यूजन का काम जो है वो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। आगे का सोच क्या है, यूनिक थिंक आपका? यूनिक यही है कि मैं अभी इस समय काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ इंटरनेशनली। अभी मैंने रिसेंटली एक गाना किया था, इट्स एन इंडो रोमेनियन सॉन्ग विद अ रोमेनियन सिंगर। शी इज़ अ गुड सिंगर एंड शी ऑल्सो हैपन्स टू बी है रोमेनियन, लेकिन वो इंडियन मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस भी करती है। शी इज़ ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट। तो हम लोगों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें द सॉन्ग इज कंपोज बाय मी, लिखा हम दोनों ने मिलकर, और उसको गाया उसने रोमेनियन में गाया और मैंने भी हिंदी, इंग्लिश और रोमेनियन में गाया है। तो इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, वो बहुत जल्दी रिलीज होगा। और इसी तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मैं काफ़ी कर रहा हूँ आर्टिस्ट के साथ, और आगे जाके देयर आर सम वंडरफुल थिंग्स दैट आर बीइंग वर्कड अपॉन, जल्दी आएंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से इतना आगे आप चले हैं, आप ईश्वर के कौन रूप को आप मानते हैं? मैं ईश्वर के जो हमारे आसपास जो पूरा जो ये नेचर है, निसर्ग है, जो मैं उसको मानता हूँ। आई एम अ होल बिलीवर एंड आई टोटली सरेंडर टू द यूनिवर्स अराउंड अस, बिकॉज ये जो हमारे बीच में आज आपके और मेरे बीच में जो ये हवा है ना, वो ईश्वर है, वही है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स इज गॉड, और यही सब चीज़ें हैं जो हमें जीवित रखती हैं। हमारी सांस जो चलती है वो भी इसी की देन है। तो आई थिंक रादर देन एनी वन पर्टिकुलर गॉड, क्योंकि ये सब सिंबल्स हैं, ऑल गॉड्स आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ द सेम पावर ऑफ नेचर, यूनिवर्स अराउंड अस। और मैं वैसे भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी गहराई तक। आई बीन अ स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर ऑफ मोर देन 20 years नाउ। तो बेसिकली येस, आई ऑलवेज बिलीव इन मदर नेचर, और मैं अपनी सारी जो एनर्जीज हैं और इंस्पिरेशन है, आई टेक इट फ्रॉम द यूनिवर्स। दैट इज आवर। आपको आगे बढ़ने के लिए जितना मुसीबत झेलने पड़ा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मुसीबत तो सभी को झेलना पड़ता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो। खासतौर से एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा होता है, बिकॉज शुरू से आज भी है, आज थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज अब इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। पहले तो हम लोग जब वेरी फैक्ट, जब आप किसी को बोलो अरे मैं सिंगर बनना चाहता हूँ मैं, तो सबसे पहला ऑपोजिशन घर से ही आता है, यार कोई अच्छा काम वाम कर लो, सिंगर तो क्या है मतलब। तो मुझे याद है, मतलब शादी से पहले मेरी वाइफ के फादर ने पूछा था क्या करते हो, मैंने कहा मैं गाना गाता हूँ। बोले बहुत अच्छा, मैं भी गाता हूँ, काम क्या करते हो? ऐसी वाली बात पे तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि लोगों को प्रूव करो कि भाई जो मेरा काम है वो भी काम है, इट इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी। क्योंकि अक्सर म्यूजिक को, सिंगिंग को एज अ हॉबी लिया जाता है कि हाँ यार हॉबी के लिए गाते हैं हम लोग, सारे गामा, अंताक्षरी, ये सब, लेकिन काम क्या करते हो? लेकिन वो जो एक डेडिकेशन है इसको एक काम में तब्दील करने की, और उसको उसी पैशन से करने की। और सबसे बड़ा एक और चैलेंज ये होता है कि कितनी बार आपको एज एन आर्टिस्ट आपको अपने आप से कुछ करना है अलग, एक्सपेरिमेंटल, लेकिन आप बंध जाते हो। आपको वही करना है जो, बिकॉज वो अगला प्रोड्यूसर है, वो पैसे दे रहा है, तो उसके हिसाब से। तो कभी कभी वो एक अंदर एक कश्मकश चलता है
यार मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, बट वो मुझसे वही करवा रहे हैं जो ऑलरेडी 10 लोग कर चुके हैं। तो वो टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन दैट, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है कि उनको भी खुश कर दो और अपनी भी बात कह दो, थोड़ा सा अपना भी कुछ नयापन दे दो, है ना। तो वो जो एक डूइंग द बैलेंसिंग जो है वो सबसे चैलेंजिंग होता है। अगर आपने वो कर लिया तो देन यू आर क्वाइट सक्सेसफुल। अब तो सब बोल दिए हैं, थोड़ा पिता माता के बारे में बोलिए आप। मेरे माता पिता तो मेरे फादर जो है मिस्टर के.जी. सेठ, वो लखनऊ से ही हैं और वो शुरू से वो बेसिकली पहले आर्मी में थे एंड देन नाउ टू इज इनटू कंस्ट्रक्शन एंड स्टफ लाइक दैट। और काफ़ी उनका मुझे सपोर्ट रहा है, मेरे मम्मी डैडी दोनों का सपोर्ट हमेशा से रहा है, बिकॉज वो जानते थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे जो दादाजी थे वो भी एक पोएट थे, कवि थे, तो अपने ज़माने में कवि सम्मेलन वगैरह काफ़ी करते थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब के साथ और बड़े बड़े कवियों के साथ। तो और मेरी जो ग्रैंड आंट हैं श्रीमती लीला सेठ, वो इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस रही हैं। मेरे अंकल जो हैं मेरे डैड के कजन, वो विक्रम सेठ, इज वेरी वेल नोन ऑथर। तो एक फैमिली ऑफ राइटर्स हमेशा रही है। और मेरे नाना जी भी जो हैं मेरी मम्मी के साइड से, जो मेरे मम्मी के फादर, वो अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर एक्टर और डायरेक्टर, उनका स्क्रीन नेम था मजनू। तो उन्होंने बहुत सी पंजाबी फिल्में, हिंदी फिल्में की, अपलम चपलम, 1 2 3, हम सब चोर हैं, सब सुपर हिट फिल्में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो विरासत में भी मिली मुझे। और लेकिन हाँ, मुझे फैमिली का सपोर्ट शुरू से रहा हमेशा और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के सपोर्ट से आज जो भी मैं कर पाया हूँ, आज जिस भी मुकाम पे पहुँचा हूँ, आज मैं पहुँचा हूँ उसी उन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। आपका ये शॉर्ट फिल्म जो दिशा, जो बंगाल में, कितना आदमी इसको सपोर्ट करने वाला है, थोड़ा सोच बोल। काफ़ी, बिकॉज ये जो जिस प्रॉब्लम को दर्शाता है, ये जिस टॉपिक पे फिल्म बनी है, इट्स अबाउट ड्रग अब्यूज अमंग्स टीनेजर्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जहाँ देखिए आजकल टीनेजर्स जो है वो ड्रग्स का शिकार है, किसी न किसी फॉर्म में सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। तो इस फिल्म के जरिए यही एक मैसेज दिया गया है कि अगर एक टीनेजर इसमें चले भी जाता है, उसको कैसे पूरी फैमिली साथ में निकाल सकती है इससे बाहर, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अक्सर सपोर्ट नहीं मिलता। इसी तरह जो दूसरी फिल्म है यू टर्न जो बनाई थी, वो चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर है, वो भी इस तरह का ही पूरा है। और इस फिल्म को 5 लैंग्वेजेस में डब किया गया है, इंक्लूडिंग बांग्ला। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, यू कैन सी द बंगाली वर्जन ऑफ द फिल्म ऑल्सो, दिशा इन बंगाली, तो इट विल कम DISHAA। तो इट हैज़ बीन डब्ड इन 5 लैंग्वेजेस, ताकि पैन इंडिया उसको स्टेट वाइज दिखाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। तो दैट इज हाउ इट इज। राहुल जी को आज हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল কিনবেন বা বিক্রি করবেন, এক্সচেঞ্জ করতে চান পুরনো ফোন? পাপ্পু মোবাইল, নৈহাটি হাজিনগর ফায়ার ব্রিগেডের ঠিক পাশে আপনার মোবাইলের সেরা ঠিকানা। স্যামসাং, রেডমি, রিয়েলমি, ওপো, ভিভো, আইফোন সহ যে কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল এখানে পাবেন 50 থেকে 80% ছাড়ে, তাও আবার গ্যারেন্টি সহকারে। হোলসেল ও রিটেল দুই পাওয়া যায়। এছাড়াও আছে মোবাইল কভার, টেম্পার্ড গ্লাস, ইয়ারবাডস, স্মার্ট ওয়াচ, এক ছাদের নিচে সব। দোকান খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। আজই চলে আসুন পাপ্পু মোবাইলে। যোগাযোগের ফোন নাম্বার 9748482727। এছাড়াও ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে।